विश्व प्रकाशि महिमान ममानमेकम् ओमक्षराद्यखिल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीश मनीष माओ अरहंत मूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगेंद्र देव द्वारा विरचित अमृताशीति नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसका 26वां छंद अपना चल रहा है। इस छंद में चर्चा तो अपनी पर्याप्त हो गई है, लेकिन फिर भी पूरी नहीं हुई है। आखिरी 2 पंक्तियों पर चर्चा अपनी आज चलना है। कल तक दूसरी पंक्ति पर चर्चा पूरी हुई थी। सत्साम्य भाव गिरि गौहर मध्यमेत्य पद्मासनादिक मदोषमिदं च बद्ध्वा आत्मानमात्मनि सखे परमात्म रूपम त्वं ध्याय वेत्सिरन्वेन सुखम समाधि। सत्य साम्य भाव रूपी गिरि के गौहर गुफा के बीच में जाकर पद्मासनादिक में से जो तुम्हें अदोष लगे, निर्दोष लगे, उसको बांधकर आत्मानम आत्मनि सखे, हे मित्र, अपने को अपने में परमात्म रूपम तुम ध्याय, परमात्मा के रूप में तुम ध्यान करो। येन, जिससे समाधे सुखम वेत्सी ननु वेत्सी, समाधि के सुख को वास्तव में जान सकोगे। शब्दार्थ तो अपना लगभग हर रोज हो जाता है, लेकिन आज लास्ट की 2 पंक्तियों का जो विशेष भावार्थ है वो अपना चलेगा। इनका शब्दार्थ जरा द्वारा देख लें, जिससे भावार्थ की ओर बढ़ सके। आत्मानम, अपने को, आत्मनि, अपने में, परमात्म रूपम, परमात्मा के रूप में, तुम ध्याय, तुम ध्यान करो। येन, जिससे समाधे सुखम, समाधि के सुख को, ननु वेत्सी, वास्तव में जान सको। अब पहले हम एक इसमें समस्या आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं, फिर आगे अर्थ की ओर बढ़ेंगे, विशेषार्थ की ओर। वह समस्या ये है कि इधर हमने वेत्सी शब्द लिखा है, आपको दिख रहा होगा सबको, और वेत्सी के 2 अर्थ किए हैं। एक जानना चाहते हो और दूसरा जान सको। शब्दार्थ में तो दोनों होते हैं। क्या कहा विजय भाई साहब? शब्दार्थ में दोनों ही होते। वेत्सी शब्द जो क्रिया रूप है, उसका जानना चाहते हुए अर्थ भी बनता है और जान सको अर्थ भी बनता है। कोई उसमें समस्या नहीं। लेकिन प्रश्न ये है कि वास्तव में है कौन? टीकाकार ने ये अर्थ दिया है, जानना चाहते हो। उन्होंने बात यहां से शुरू की है, यदि तुम समाधि के सुख को जानना चाहते हो तो सत्साम्य भाव रूपी गिरि के गह्वर के बीच में जाओ, वहां पद्मासन आदि का दोष बांधो और उसके बाद में अपने को अपने में परमात्म रूप में ध्याओ। ठीक है ना? उससे तुम परमात्म जो समाधि के सुख को जानना, फिर जानना चाहते हो क्या, क्यों आएगा भाई? जब ये सारी प्रक्रिया करोगे तो जान सकोगे, ताकि तुम ऐसा कर सको। तुम इतनी ऊंचाई पे जाओ ताकि तुम्हें चांद दिख सके। ऐसे ही अपन प्रयोग करते ना। तो तुम आत्मा को आत्मा में ध्याओ परमात्म रूप में, ताकि तुम समाधि के सुख को जान सको। अपना स्टैंड और आचार्य का, मूल योगेंद्र देव का स्टैंड एकदम क्लियर। उन्होंने यही बात कही। इसीलिए मूल छंद में
त्वम ध्याय के बाद कॉमा दिया। नॉर्मली आप देखेंगे पूरे छंद में और कहीं किसी पंक्ति में कॉमा नहीं। गौर करिए, आप छंद को पढ़िए, दिखेगा आपको किसी में कॉमा नहीं, एक अकेले इसमें कॉमा। क्यों? क्योंकि उतनी बात को हमें अलग करना था और इतनी बात को अलग करना था कि आत्मा को आत्मा में परमात्मा रूप में ध्याओ ताकि तुम समाधि के सुख को वास्तव में जान सको। एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट। अब समस्या ये होती है कि जब बड़े आचार्य, पुराने आचार्य कुछ लिख दें तो हमारी नई पीढ़ी के लोग कहते हैं अरे तुम अपने आप को बड़े 30 मार्का समझते। अब इस बात का हमारे पास उत्तर नहीं होता, क्योंकि किसी आचार्य का अपमान हम करने नहीं चाहते। हमारा विचार ही नहीं है ऐसा, हमारी सोच ही नहीं है ऐसी। तो जब हम किसी का अपमान करने नहीं चाहते, किसी को गलत कहने नहीं चाहते, और आप ऐसा प्रश्न खड़ा करोगे तो हम कहेंगे हाँ भाई सब ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे, आचार्य सही कह रहे थे, मैं ही गलत। चुप हो जाओ। क्योंकि हम अपने, भले ही वो बात सत्य है, लेकिन उसको स्पष्ट करने में यदि किसी आचार्य की मानहानि होती है तो हमें आचार्यों का सम्मान ज्यादा बढ़ा। हम अपने को गलत कह सकते हैं, लेकिन इस गलती मानने में सबसे बड़ा नुकसान यह है कि ये गलती मेरी नहीं है, क्योंकि कहा तो मूल ग्रंथकार ने, तो फिर वो गलत मूल ग्रंथकार ठहरेंगे। बात समझ रहे? दूत जैसे किसी राजा का मैसेज लाता है और वो उसे जो कुछ कहता है तो अभी कहते दूत अवध्य है, उसको मारा नहीं जा सकता चाहे उसने कितनी गलत बात कही, क्योंकि वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहता। वो जो कुछ कहता वो अपने राजा का मैसेंजर है। तुम्हें मारना है तो उसको जाके मारो। समझ गया? दूत तो मैसेंजर है, वो ना सही है ना गलत है। मैसेज जिनका है वही सही है गलत होंगे। तो अब बताइए, योगींद्र देव और बालचंद्र अध्यात्म दो रह गए, मैं तो माइनस हो गई। ठीक है, अब बताओ कौन सही है और कौन गलत है। विजय भाई साहब, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैंने अपने आप को माइनस कर लिया, मैं तो अपनी बात कुछ कह ही नहीं रहा, मैं तो इस पिक्चर में हूं ही नहीं। बोल भले ही रहा हूं, भाषा वर्णना का माध्यम हूं, लेकिन मेरी अपनी निजी हैसियत से मैं एक बात भी नहीं कह रहा। जो कुछ कह रहा हूं वो आचार्य योगेंद्र देव ने क्या लिखा, वो क्या कहना चाहते हैं, बस मैं उतना बोल रहा हूं। जुबान मेरी है, शब्द मेरे हैं, लेकिन भाव और आदेश उनका। तो जब मैं अपनी कोई बात कह ही नहीं रहा हूं तो फिर ग्रंथकार और टीकाकार दो रह गए। अब आप तय कर लो कि ग्रंथकार गलत है या टीकाकार गलत है। अब तो हिम्मत करना पड़ेगी ना। हमारे लिए तो कह दिया था, ये अपने आप को बड़ा 30 मार्का समझते हैं, आचार्यों पे कमेंट्स करते हैं। बिल्कुल नहीं कर रहा साहब, कान पकड़े, माफी मांगी। लेकिन मूल में ग्रंथकार यही कह रहे हैं। तुम ध्याय, यहां कौमा था, ने लगाया नहीं। वेद सी जान सको ननु वास्तव में ये न, जिससे समाधे सुखम, समाधि के सुख को। अब इसमें एक दो प्रश्न और हैं हमारे, ताकि आपको विषय खुलासा हो। पहला प्रश्न क्या है कि क्या यह जीव छपक श्रेणी के पहले समाधि के सुख को नहीं जानता है? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? प्रश्न सुनाई दिया? भाई यहां कहा कि तुम अब वास्तव में जान सको, इसका मतलब तुमने अभी तक नहीं जाना था। तो जो चौथे गुण स्थान में आत्मानुभूति है
भले ही 6 महीने में सही। जो 5वें गुण स्थान में आत्मानुभूति है, भले ही 15 दिन में सही। जो 6वें 7वें गुण स्थान में आत्मानुभूति है, भले ही अंतर मुहूर्त में सही। पर क्या उसमें सुख नहीं होता? क्या वो समाधि नहीं है? यहां अंतर। क्या सुख तो है, पर वो समाधि का सुख नहीं। जैसे कोई व्यक्ति कहीं जाए और कंपनी या जो होस्ट थे वो उसको बढ़िया 5 स्टार होटल में ठहरा दे, ठीक, ठहरा दिया। अब उसमें उसके घर पे तो कुछ भी नहीं था, जैसा वहां सारी सुविधाएं थी, समझ गया। वो हमारे एक उदयपुर में सज्जन लाल जी बंडी भाई साहब थे, तो बड़े सज्जन व्यक्ति, जैसे नाम था वैसे ही सज्जन थे। तो वो कहते कहते ये मेरे को ऐसे बोलते थे, कहते भाई साहब एक बड़ी विचित्र बात हुई मेरे साथ। जिस कंपनी की एजेंसी थी उनके पास, व्यापार करते थे अपना, तो जिस कंपनी की एजेंसी थी उस कंपनी ने अहमदाबाद में एक अपने सारे डीलर्स की मीटिंग बुलाई। ये भी गए। अब वहां उनको सूचना दी गई थी कि भाई साहब आपके इस होटल में व्यवस्था। अब ये इतने सज्जन आदमी कि ये कपड़े का थैला लिए थे, सूटकेस, बैग, ब्रीफकेस कुछ नहीं, सिंपल कपड़े का थैला, उसमें एक जोड़ी अंडरवेयर बनियान और एक जोड़ी पैंट शर्ट, सिंपल वाले, वो अत्यंत सिंपल पहनते थे। इंसर्ट करना जानते नहीं थे, बेल्ट कभी बांधा नहीं था। अब आप समझ लो क्या एक विशिष्ट व्यक्तित्व थे। अब वो वहां पहुंचे तो एयरपोर्ट पे जब रिसीव किया उनको, तो उन्होंने जो ही बताया, वो लिए खड़ा था नाम की तृप्ति, उसने आइए साहब बैठिए, वो ले जाके उसने होटल के गेट पे छोड़ दिया। अब इनके पास था ही नहीं कुछ, पैरों में हवाई चप्पल, हाथ में कपड़े का सिंपल थैला, और उस थैले में चैन भी नहीं, तो अंदर क्या रखा वो सब दिख रहा। अब होटल वाले सोच रहे कि इस आदमी को अंदर जाने दे के नहीं। उन्होंने कहा जी साहब आपका, हमारी बुकिंग है साहब, फला कंपनी की। अब कंपनी का नाम लिया तो उन्हें समझ में आ गया कंपनी की बुकिंग तो है। तो वो जो गेट पे गार्ड था एक एक्स्ट्रा, उसको काउंटर तक लेके आया, क्योंकि ऐसे विशेष व्यक्तित्व वाले उनकी होटल में आते नहीं थे, रुकते नहीं थे, ये कहीं से उनके गेस्ट नहीं लग रहे थे। तो उनको थोड़ा सावधान रहा, मैनेजर कहीं डांटे नहीं, चिल्लाए नहीं कि किसको घुस जाने दिया। तो उन्होंने जाके पूछे, वहां जाकर उन्होंने बताया कि फला कंपनी के उस, तो उन्होंने कहा कि इस कंपनी से। अच्छा क्या शुभ नाम है? उनका फला नाम है। अब उन्होंने लिस्ट में देखी, उनका नाम भी था, तो उन्होंने तुरंत चाबी दे दी, साहब साहब को ले जाओ, साहब आपका सामान, कही यही है। अब वो कहते 3 दिन रुकना था, कहते भाई साहब 3 दिन निकालना मुश्किल हो, इतनी सुख सुविधा घर में कभी देखी नहीं थी, लेकिन उस सुख सुविधा में आत्मीयता ही नहीं थी। अब पॉइंट समझ रहे, असली मुद्दे की बात। उस सुख सुविधा में अपनापन नहीं लग रहा था, करें क्या। ऐसा लग रहा था यहां बैठ जाऊं, इतने साफ गद्दे पर, बिल्कुल इतना दबने वाला पलंग, इतना सुपर स्टैंडर्ड, एकदम झकझकाती सफेद चद्दर, ऐसे बेड रोल लगा, सारी चीजें लगी, इतने तकिया लगे, इतने कुशन लगे, सामने टीवी लगी, छोटा फ्रिज भी रखा। उसने पर्दा खोल दिया तो बाहर का सीन इतना बढ़िया दिख रहा। अब वो कह रहे मैं सोच रहा हूं इसमें बैठ जाऊं। चलो किसी तरह बैठ गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मैनेजर या कोई वेटर आए और कहे सफेद चद्दर गंदी क्यों कर दी। वो तो ऐसे ही रहते थे फक्कड़, सज्जन बहुत थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सरल जीवन शैली थी। अब इसके बाद में बाथरूम गए कि चलो नहा ले। अब टॉवल इतनी साफ रखी थी
तो वो कहते इससे बदन पोंछ लूं मैं, कहीं मैली हो गई तो। देखिए, अपनापन नहीं बन रहा था, साधन थे, सुविधा थी, पर उसमें अपनापन नहीं जुड़ रहा था। लगता था ये छोड़ के जाना, कहीं हमसे पेनल्टी वसूल नहीं कर ले कि तुम्हारी टावल गंदी कर गया, तुम्हारी चद्दर गंदी कर गया, उस पर पैर रख लिए, कंपनी वालों से शिकायत नहीं करते, किसको तुमने रख दिया था? तो कहते रात को तो हमने कारपेट था ही, तो तकिया ली, ओढ़ने का कंबल लिया और कारपेट पर सो गए। ये तो भाई चद्दर सही बनी रहे। इतने सरल व्यक्ति थे, आप सोचो। अब ये बताओ कि उनने कभी घर में एसी रूम में रहनी, एसी था ही नहीं उनके, सज्जन, बिल्कुल सिंपल सहज लाइफ। तो एसी था, वो सुविधा अच्छी थी कि नहीं थी, लेकिन उस सुविधा में अपनापन नहीं था, तो उस सुविधा का सुविधा रहते हुए भी भोग नहीं किया। इतना आलीशान वो साधन होते हुए भी अरे संदेश जल्दी आ, ये इसमें कुछ रीस्टार्ट वगैरह कुछ ऐसा आया और कहाँ चला गया पता ही नहीं चल रहा। लैपटॉप पहले उसको स्टॉप कर। सुनो ध्यान से, ये सिस्टम हमें नहीं आते तो नहीं आते, अपनी बात जो चल रही थी वहीं चलेगी कि उन्हें सुविधा मिली थी या नहीं। बताओ, होटल में और वो जो कुछ भी बिछाए गए थे, जो कुछ भी रखे गए थे, वो उनकी सहूलियत के लिए रखे गए थे कि भाई साहब आप हमारे गेस्ट हैं, आपको तकलीफ ना हो जाए। लेकिन आपने उसमें तन्मयता नहीं की, अपनापन स्थापित नहीं किया। लौट के भैया हमें तो उसी घर में रहना है जहां सिंपल पंखा में रहना है, तो एसी का मजा नहीं लिया। भाई साहब बंद कर दो, हमें तो वैसे ही सोने की आदत है। अब सड़ी गर्मी में पंखा चला के सो रहे, कौन दोषी? कोई दोषी नहीं। आपकी परिणति ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, तो कंपनी ने भी, होटल वालों ने बंद कर दिया। इसमें अपराध किसका? भाई गेस्ट जो कहेगा कंपनी वालों को, होटल वालों को करना पड़ेगा। अब दोनों के तालमेल में ये बताओ कि उन्हें सुविधा का लाभ मिला के नहीं, अनुकूलता मिली या नहीं। होटल एसी रूम जो था वो एसी था कि नहीं? बिल्कुल था। बढ़िया डबल बेड लगा था कि नहीं? बिल्कुल लगा था। इतना बड़ा आलीशान बाथरूम, झकाझक पे सफेद टॉवल रखे थे कि नहीं? सब थे। लेकिन डर के मारे के कहीं मैले ना हो जाए, उनने टॉवल यूज नहीं की। समझ गए? तो सुविधा मिलने का मतलब क्या है? प्रति क्षण आपका घर आपको याद था, घर का स्तर आपको याद था, उसमें आपकी सहजता थी, लेकिन इसमें आपकी सहजता नहीं हो पाई। जब तक उससे सहजता और तन्मयता नहीं होगी, उसका लाभ आप ले पाएंगे? साधन होना अलग चीज है और साधन का लाभ ले पाना अलग चीज है। इतना तो सब समझते हो ना आप लोग? तो जो छठवें गुण स्थान में आने के लिए सातवें में जाता हो, वो सातवें का आनंद कितना लेगा? आपको लग रहा हो ना कि पता नहीं क्या होटल होटल सुना रहे। अरे वो कोई हमारा लक्ष्य थोड़ी था। आपके दिमाग में अपना घर बसा हुआ है, तो आप 5 स्टार में जाके भी घर की तरह रहते हो, बेचारे आराम से। कहते इतना बढ़िया गद्दे जैसा तो कारपेट बिछा था, लेकिन वो मतलब चाय कलर का था, मैं तो उस पर सो गया, वो गंदा नहीं हो रहा था।
ये सफेद चद्दर गंदा हो जाता और कहीं ये पैसे मांग लेते तो मैं कहां से देता। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इनके हम क्यों दें? हम तो ऐसे ही सो जाएंगे, गंदे ही नहीं करेंगे। इनके टॉवल से क्यों पोंछे? इनका खर्चा कौन देगा? मैं तो अपने से पोंछ लूंगा। अब आप डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जब आपकी तन्मयता, आपका अपनापन, आपकी सहजता अपने इस घर में है, नॉन एसी में, तो आप एसी का आनंद ले कैसे सकेंगे? मुझे ये तो बताओ। एसी है लेकिन उसका आनंद नहीं ले पा रहे, सुविधाएं हैं लेकिन उसका लाभ नहीं ले पा रहे। क्यों? क्योंकि उसमें आप यूज टू नहीं हो, सहजता का अनुभव नहीं कर रहे। ऐसे ही स्वस्थान अप्रमत्त संयत वाला जीव, वह छठवें गुण स्थान में सहजता का अनुभव करता है, सातवें गुण स्थान को तो छू के लौटता है। जैसे कबड्डी वाला लाइन को छू के लौटता, वो दूसरे टीम के प्लेयर को छू के लौटता, उससे कुश्ती लड़ने के लिए नहीं गया वो, समझ गया? वो कबड्डी बोलते बोलते छू लिया इतना बहुत है और तुरंत भागता है अपनी लाइन की ओर, क्योंकि उसका अपना घर तो इधर है। यह सबसे बड़ी कमी है स्वस्थान प्रमुक्त संयत वाले में, यह सबसे बड़ी कमी है। उसने पूरे जीवन में, जैसे उन्होंने पूरे जीवन में कभी 5 स्टार में तन्मयता, अपनापन ही अनुभव नहीं कर पाए। कहते अगली बार बॉम्बे बुलाई उनने मीटिंग, वो उससे भी अच्छा था। कहते हम तो इसे यहां सीख गए थे, तो वहां भी आराम से कारपेट पे सोए और अपनी तावल से पहुंच के चले आए। उनका साबुन रखा था, हमने तो यूज नहीं किया, कहीं उसका पैसा ले लिया तो। अपनी जेब से जिस दिन 5 स्टार में रुके तो उसकी कीमत वसूलने का भाव हो, तो पहचानोगे 5 स्टार किसे कहते। आपको उन्होंने रोक दिया, समझ गए? तो इसी प्रकार जो छठवें गुण स्थान में सहजता का अनुभव करते हैं, सातवां होता है उन्हें, पुरुषार्थ करते हैं, जाते हैं, लेकिन उसमें तन्मयता नहीं करते। तन्मयता छठवें में ही बनी रहती, इसीलिए उनको स्वस्थान माने उनका स्वस्थान छठवां है, सातवां नहीं। वहां तो जाते हैं और लौट के अपने स्थान पे आ जाते हैं। अधिक समय कहां रहते हैं? छठवें में कि सातवें में? छठवें। अब आप समझ गए क्यों उसका नाम स्वस्थान है। उनका अपना ठिकाना क्या है? उनका अपना ठिकाना तो छठवां गुण स्थान है। सातवें में जाते हैं, ये सही है, लेकिन अपना ठिकाना छठवां गुण स्थान, समझ गए? हम लोगों को कभी यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट बुलाती है, 5 स्टार में रुकने को देती है, रुकते हैं, लेकिन सहजता लगती भाई साहब अपने घर में आके ही लगती है, वहां नहीं। बहुत बड़ा माइंड सेट होना एक बहुत बड़ी चीज है। तो जिनका अपने स्वरूप में माइंड सेट नहीं है, जाते हैं, लेकिन जिनका स्वस्थान प्रमत्त गुण स्थान है, अप्रमत्त गुण स्थान, इसीलिए उनको स्वस्थान कहते हैं। और जब यह सोच बदल जाती, व्यक्ति अपने एक बार हिम्मत करके खर्चे से चुनता है कि 5 स्टार में रुकेंगे, हो गई कमाई इतनी, तो उस दिन वो ध्यान पहले पढ़ता है, गूगल पे हुआ, नेट पे सर्च करता है, इसमें क्या क्या सुविधाएं मुझे फ्री मिल रही, मैं क्या क्या अवेल कर सकता हूं, इतना जो खर्चा दे रहा हूं 5-7 हजार 10 हजार का, इसमें मुझे क्या क्या फ्री है, उतना मैं पूरा लूंगा। तो वहां पवन जी को पता चल गया कि वहां जो कंघी रखी रहती है ना, वो भी फ्री है, जो ब्रश रखा रहता है टूथब्रश, वो भी फ्री है, समझ गए ना? तो इन्होंने कहा ये तो बढ़िया है, ले लो, जब फ्री है, हमारा है, पर पैसा उसका भी दिया है। अब देखो आपकी उसके उन चीजों में आपका
अपनत्व बोध हो रहा है, इसका तो मैंने पैसा दिया। ऐसे काश आप स्वरूप में अप्रमत्त संयत गुण स्थान में ये मेरा अपना है, ये जिस दिन स्थापित कर लेंगे मुनिराज, उस दिन तुम समाधि के सुख को वास्तव में जान सकोगे कि 5 स्टार क्या होता है, क्या क्या मजे लिए जा सकते हैं। जब उसमें अपनत्व स्थापित करोगे तो जानोगे, जिस दिन पेमेंट खुद करोगे तो जानो। दूसरों के पेमेंट पर रुकते हो नहीं जान पाओगे। घर की स्थिति अच्छी नहीं है, नहीं जान पाओगे। जानते हो लौट के भाई साहब वहीं रहना, आदत बिगाड़ने से फायदा क्या है। आप 2 दिन में आदत बिगाड़ देंगे, 2 दिन बाद घर में सोया नहीं जाएगा, वहां तो अकेला पंखा ही है। मुझसे यही बोले भाई साहब, तो ना बड़ा भाई मानता था, बहुत सम्मान करता था, यही बोले। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है विजय भाई, क्लियर हो रहा है ना। ये चीज समझने की, इसलिए कहा ननु वास्तव में तुम इससे समाधि के सुख को जान सकोगे। समाधि माने क्या? स्वरूप में परिपूर्ण अपनापन, सहजता, उसका नाम समाधि है। और 28 मूल गुणों में परायापन, बेगानापन, जरा भी अपना नहीं लगना। जैसे बेटी को शादी तय होते ही अपना घर, अपना कमरा, अपनी अलमारी अपनी लगना बंद हो जाती है। अभी तक उसी में रहती थी, अपनी बहन भाई से लड़ लेती थी, है मेरी अलमारी, मेरा कपड़ा तूने क्यों छुआ। और अब मां कह रही है कि अपनी अलमारी में रख ले। हाँ मम्मी रखे रहे तो सूटकेस में ही रखा रहे, क्या करना, फिर निकालो फिर रखो, निकालो फिर रखो। अब वो सूटकेस अपना लग रहा है और वो अलमारी अपनी नहीं लग रही। डिफरेंस समझ में आ रहा है? इस अपनत्व स्थापित जिसमें होता है, आपकी जीवन शैली उसके अनुरूप होती है। यदि वो गरीबी की ससुराल में गई हो, गरीबी में अपनत्व स्थापित हो जाए, तो फिर मायके के सुख से ठीक नहीं लगते। कहते अब रहना तो वैसे ही में। और यदि वो बहुत अमीर हो तो मायके आना भी कम अच्छा लगता है। मां तो अच्छी लगती है लेकिन मायका कम अच्छा लगता है। ये जो विचार में चेंज आते हैं, ये विचार के चेंज वास्तव में आपको सुख या दुख का वेदन कराते। उस जो वस्तु का, जो भूमिका का सुख है, जब तक उससे प्रबल अपनत्व नहीं हो जाए, पूरी तरह सहज नहीं हो जाओ, यूज टू नहीं हो जाओ, तब तक वो चीज सुख तो है लेकिन आप उसको वेद नहीं पाते हो। जानने में आते हुए भी जान नहीं पाते हो। प्रति क्षण अपने घर की याद रहती है। रहना तो हमें भाई साहब उसी में, यहां उलझ के यहां का मोह करके करेंगे क्या। मां कहती भी है बेटा अपने रूम का इसलिए, अब मम्मी वहां पर तो रोज ऐसे ही रहना, 4 दिन के लिए आए, आदत खराब क्यों करे। और वैसे वहां ज्यादा रही, मम्मी आए तो अब आपसे मिल तो ली, अब जाने दो, रात को यहां सो नहीं पाएंगे, वहां जरा। जहां आपने अपनत्व स्थापित किया, सारी परिभाषाएं और प्रयोग उसके अनुसार बदलने लगते। समझ, आना जाना तो लगा रहेगा लेकिन टिकना वही होगा जहां अपनत्व स्थापित होगा, जहां सहजता होगी, जहां तन्मयता होगी। इसलिए उसी गायक भगवान आत्मा का अनुभव करते हुए भी 4थे गुण स्थान, 5वें गुण स्थान और 6वें 7वां गुण स्थान जो स्वास्थान है, ये 3 साधक जीव वास्तव में समाधि के सुख का वेदन नहीं करते।
5 स्टार में जाते हैं पर 5 स्टार के सुख का वेदन नहीं करते, वो यूज नहीं कर पाते, पूरा उसके साधनों को अवेल नहीं कर पाते हैं। जितना पेमेंट उसको 5 स्टार को किया गया है उसके बदले में अपने पूरे साधनों का उपयोग नहीं कर पाते। यह सबसे बड़ा अंतर पड़ता है विजय भाई साहब, यह स्वस्थान और सातिशय का अंतर है। जब तक आपको स्वस्थान और सातिशय का अंतर ही पता नहीं है, उसमें परिणति में क्या भेद आ रहा है, जब खुद रहते हैं तो वास्तव में ऐसी भी पूरा चलाओ, ये साधन भी पूरा लो, वो हर चीज का पूरा मजा लेते। समझ में? जरा सी टीवी नहीं चली, नीचे फोन किया तो आओ ठीक करके जाओ, हमारा एसी का टेम्परेचर सेट करके जाओ, ये जरा यहां पर कुछ गिर गया पहुंच के जाओ। हर चीज में घर में तो पहुंच लेते, लेकिन अब नहीं, तुम पहुंच के जाओ, पैसे दिए। अब वो 5 स्टार उतने समय के लिए मेरी है, समझ गए? वो जितने भी स्टाफ लगाए वो मेरे ही नौकर है। ये सोच का अंतर बनता है। तो ये समझ लीजिए, स्वस्थान अप्रमत्त संयत वाला जीव वह दूसरों के द्वारा बुक किए हुए होटल में रह रहा है, इसलिए साधन वही होते हुए भी उनके सुख का वास्तव में भोग कर ही नहीं पाता। और जब वह स्वयं पेमेंट करके रहता है तो एक एक पैसे के पूरा सुख सुविधा का लाभ लेके मानता है। दिए भाई, फ्री में नहीं है, लिखा है आपके पैकेज में था। अंतर समझ रहे हो भाई साहब पवन जी? ये अंतर है सबसे बड़ा। इसलिए आचार्य ने कहा कि ननु वास्तव में तुम्हें सुख का पता तो अब चलेगा, समाधि का सुख क्या होता है, स्वरूप में समाने का सुख क्या होता है तो अब पता चलेगा। क्यों? बेटी पति के साथ, सास ससुर ननद के साथ मायके में अपने आ भी जाए तो निरंतर उन सब की नजर होने से मां से बेचारी गले भी ढंग से नहीं मिल पाती, मां का हाथ नहीं बटा पाती, प्रति क्षण उधर ध्यान है, इनको बुरा ना लग जाए। और बाद में कभी ऐसे आए तो कहती मम्मी आज आने का मजा आया, आज हम मिल पाए गले, आज सब काम मैं करूं, आज तुम बैठो मैं खिलाऊं। क्यों? क्योंकि आज उसे किसी का खटका नहीं है। जिसे 28 मूल गुणों का खटका हो, ये 28 मूल गुण सच्चे साधक के लिए ननद जेठानी और सास जैसे। विजय भाई साहब जानते हो ननद किसे कहते हैं? जिसके रहते हुए भौजाई ससुराल में कभी आनंद नहीं ले सके उसका नाम ननंद। नाम तो ननंद है, वो शॉर्ट में आपने ननंद कर दिया ना, आनंद ननंद। हर शब्द की ऐसी व्याख्या है, समझ में? जेठ के महीने में जितनी गर्मी नहीं होती जेठानी में उतनी गर्मी होती, दिमाग में, व्यवहार में, हर समय। ये जो अंतर है, इनके रहते हुए मायके में आके भी मायका मायका नहीं लगता। ऐसे ही 28 मूल गुणों का विकल्प रहते हुए, उनमें सहजता का बोध रहते हुए, कुंद कुंद आचार्य देव 6वीं गाथा लिखने के बाद 7वीं गाथा के बीच में अपने स्वरूप में चले गए। ख्याल में था 7वीं में ये लिखना है अभी, तो लौट के आके लिखने लगे। ये कंटाला बसा हुआ था। कोई ऐसे विकल्प की बात नहीं, दृष्टांत है, दृष्टांत को दृष्टांत तक रखना। तन्मयता किसमें थी? तन्मयता 6वें गुण स्थान में थी, 7वें 6वें गुण स्थान। ये शास्त्र लिखना है, 6वें गुण स्थान का काम है, 7वें गुण स्थान का काम नहीं। ये अनुभव का कार्य नहीं है, अनुभव के बारे में लिखना ही अनुभव का कार्य नहीं।
विजय भाई साहब क्या कहा, अनुभव के बारे में लिखना ये अनुभव का अंग नहीं है, अनुभव का कार्य नहीं, क्योंकि लिखना अनुभव में होता ही नहीं। लिखना एक अलग विकल्प जाल की स्थिति है और अनुभव एक निर्विकल्प दशा है। दोनों का मेल कहां से करोगे? समझ में आ रही बात है? या खाली एक शब्द में बोल लो ननु, वास्तव में असल में जब जब ससुराल वालों के साथ बिटिया मायके आती है तो असल में तो मायके आई कहां थी? मां कहती अभी तो आई थी। अरे वो ननद साथ में थी, उसके पहले आई तो सास साथ में थी, उसके पहले आई तो जेठानी साथ में थी, और उसके पहले तो पूरा खानदान ही साथ में था, ससुर जी भी थे। आई कहां? अभी खुद कह रही है कि इन सबके साथ आई थी। कहते इनके साथ आती है वो मां की बेटी नहीं होती है, वो उनकी बहू होती है, किसी की भाभी होती है, मां की बेटी नहीं होती। ऐसे ही 28 मूल गुण समय सार लिखने का विकल्प, उनकी में जो तन्मयता है वह कुंद कुंद स्वरूप के आराधक कुंद कुंद नहीं थे। उनकी प्रणति स्वरूप में जाते हुए भी वह उसमें तन्मय नहीं थी, लौट के झट से आ जाती थी। हां, क्या लिख रहे थे? अगली गाथा शुरू हो जाती। विजय भाई साहब, अभी तक जिन कुंद कुंद की पूजा करते रहे, जिन कार्यों को आप बनाओ पत्र कुंदन्ना रत्नो ना अक्षरो लिखी तथापि कुंद सूत्रो ना अंकाय, ये जो कहते हो ना, अब जरा कुंद कुंद को ही कहो भगवान काय को चक्कर में पड़े थे। तुम वो काम करो जिससे तुम वास्तव में समाधि के सुख का वेदन कर सको। वो क्यों नहीं किया महाराज तुमने? कितना चेंज आ गया पवन जी, कितना चेंज आ गया। अभी तक उनके जिस विकल्प जाल के कार्य को परम उपकार मानते थे, अब कुंद कुंद मिल जाए कि महाराज जब हम तो नहीं जानते थे, कोई बात नहीं, हम तो आपसे पढ़ लिए, समय सार से पढ़ लिए, आप तो सब जानते थे, आप काहे को इस चक्कर में पड़े थे। समझ रहे पॉइंट विजय भाई साहब? समझ रहे हो ना? ये समझ जब पैदा हो जाए उस दिन कुंद कुंद भी कहेंगे कि बेटा तेरे लिए समय सार नहीं। अब तो तू मुझे समझाने लगा। ये प्रणति जगा रही है, ये छंद, ये पंक्तियां, ये प्रणति जगा रही। अभी तीसरी पंक्ति का अर्थ चलना है, बताऊंगा। अभी तो पहले इस पे अटक गया हूं। क्या करूं, मेरी कमी, अटकता बहुत। जब तक तसल्ली नहीं मिले जब तक अटका रहता। जब लगे हाँ अब इत्मीनान से चर्चा हो गई तो आगे बढ़ पाता। मैं आप लोगों की सुविधा के लिए नहीं बोलता हूं, मैं तो अपनी मस्ती के लिए बोलता हूं। जब तक जिसमें मन रम रहा है तो वहीं रमा रहता हूं, और जब आगे बढ़ने का भाव होता है तो आगे बढ़ जाता। समझिए ना? अब कौन सा छंद कितने दिन कितने घंटे चलेगा इसकी कोई लिमिट नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं है मेरे पास, कोई शेड्यूल नहीं बनाता हूं। मेरा शेड्यूल तो आचार्य के हृदय के भाव हैं। जब तक निकल रहे जब तक निकालूंगा, जब लगेगा भैया अपने पूरे हो गए और नहीं है तो आगे बढ़ जाऊंगा। समझ रहे कि नहीं? देखो, तुम वास्तव में समाधि के सुख को जान सकोगे, इससे जान सकोगे। किससे? आत्मा को आत्मा में परमात्मा रूप में तुम ध्याओ, इससे तुम जान सकोगे। समझ गया? ये ननु शब्द अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। वास्तव में तो पहले वास्तव में नहीं था, पहले अनुभव तो वो नकली था कि नहीं, अनुभव तो वो ही था। लेकिन क्या करें, वो ही ननद के साथ बिटिया जो आई है, बिटिया, वो मां से मिल ही नहीं पाती, सहजता का अनुभव ही नहीं कर पाती, उसे मायका जैसी नहीं लगता। क्योंकि ननंद तो आखिरकार ननंद है ना, वो सारी चुगली जाके भिड़ाएगी वहां सास से, बवंडर करेगी।
नहीं होती सहजता। समझ रहे ना? ये विडंबना है असली रूपल बहन, ये विडंबना है। इसलिए कहा कि अब तुम वास्तव में, जब तुम ये सारे विकल्प छोड़ोगे, मैं ही परमात्मा हूं, परमात्मा स्वरूप तत्व हूं, जीता जागता हजता हजूर हूं, मुझे कुछ बनना नहीं है, मैं तो बना बनाया हूं। अब समझ में आता है, गुरुदेव जब ऐसा बोलते थे तो पहले ऐसा लगता था कुछ ज्यादा बढ़ के नहीं बोल रहे। अब लगता है कि वो ये सब जानते थे, इनकी तन्मयता में बोलते थे, ये पंक्तियां, ये भाव उनके लिए यूज टू थे, सहज थे। और जब इनकी सहजता हो तो दूसरा विकल्प कैसे आएगा? समझ में आया? रूपल बहन, बहुत अद्भुत विषय है। इसको तो रम के आनंद लो, इसमें घड़ी घंटा देख के और कितने शब्द रह गए, कब ये पूरा कब होगा, जिस दिन ये विकल्प आने लगे तो बता देना, मैं ग्रंथ ही पूरा कर दूं। आई समझ? क्योंकि मेरे हिसाब से तो ग्रंथ पूरा हो चुका है, इसके बाद तो अब दूसरी बात चल रहा है। पहले छंद से जो बात शुरू हुई थी, इसमें दी एंड हो चुका है। जो प्रोसेस बताना थी वो बता दी, इसके आगे तो आपको करना है, उन्हें नहीं बताना। अब तो जो आप समस्याएं गिनाओगे उसके उत्तर आएंगे आगे। इसलिए इस कम से कम जो फाइनल रूप है उसको तो आनंद से ले लो। आखिरी दिन है, आदर पूरा आनंद ले लो आखिरी पंक्तियों का। वास्तव में तुम समाधि देखो, किसको कह रहे हैं? भावलिंगी मुनिराज क्षण क्षण में अंतर्मुखो सिद्धों से बातें करते हैं। क्यों क्यों करते हो? क्यों करते हो? क्यों लौट के आते हो? क्यों झूलते हो? अपने ठिकाने पे क्यों नहीं रहते? ये कहने की हिम्मत जिस दिन पैदा हो जाए, समझ लेना उस दिन तुम पात्र बन गए, तब तुम अमृता सीधी समझे। भावलिंगी मुनिराज से, सच्चे मुनिराज से, महाराज लौट लौट के क्यों आते हो? बार बार कोशिश करके जाते हो, यहां कहते हो नहीं नहीं नहीं, इनसे बचना, इनसे बचना, जाते हो फिर लौट के आते हो। क्यों आते हो? क्योंकि अभी तन्मयता सहजता यहां पड़ी है। 28 मूल गुण जो धारण किए थे, अपनाए थे, वो अभी तक अपनाए हुए हैं, उनमें अपनापन स्थापित किया हुआ है, उनमें सहजता लगती है। लेकिन आज तक स्वरूप में जो समाते हो उसमें सहजता नहीं लगती। इसीलिए तन्मयता नहीं होती हो। जब तक तन्मयता नहीं होगी तो टेम्परेचर तो रूम का वो ही है, लेकिन एसी का मजा नहीं ले पाते। खर्चा लगता है, इतना खर्चा हो जाए, पता नहीं इसका बिल किसके खाते में जुड़ेगा। इसलिए जब तक परिपूर्ण निश्चिंता नहीं है, 28 मूल गुण का मोह पूरी तरह छूट नहीं गया, विकल्प नहीं छूट गया, आना ही नहीं है यहां, ये जब तक फीलिंग नहीं जगे, अंतर में प्रणति पूरी तरह इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर ले, तब तक आप अनुभव करते हुए भी, स्वरूप में जाते हुए भी, तुम समाधि के सुख का वास्तव में अनुभव नहीं कर सकते। अब डिफरेंस कुछ ख्याल में आया? आचार्य ने क्या कहा? अब लौट के तीसरी पंक्ति की ओर चलते हैं कि आत्मान मात्मनि सखे परमात्म रूपम त्वम ध्याय। इतना ये पूरा वाक्य। सखे, हे मित्र। यहां पर मित्र कौन है? कौन है ये मित्र? नाम वाम कुछ नहीं बोलना, चिंता मत करो, मैं कुछ और पूछ रहा हूं, वहां भी आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो। सुनो, ये मित्र कौन है?
मैं फिर पूछ रहा हूं, मित्र कौन है? ऐसे समझो कि आप किसी को गांव से लेके आए, बेचारा मजदूरी करता था, यहां आके आपने धीरे धीरे काम सिखाया, एक्सपर्ट बनाया, और कुछ चीजें उसको पढ़ा लिखा दिया, कुछ भी कर दिया, तो मित्र तो तब भी कहते थे। और वो होते होते उसने कुछ ऐसा आविष्कार कर लिया, कुछ ऐसा कर लिया कि उसकी चर्चा नासा तक पहुंच गई। अब नासा वालों ने उसे बुलाया, समझिए ना, क्या सड़े गांव का रहने वाला, पहले बंबई आना उसके लिए दिल्ली आना एक बड़ा भारी ख्वाब था, और अब ये दिल्ली बंबई उसके लिए छोटी चीज हो गई। नासा वाले उसे बुला रहे, उन्होंने बिजनेस क्लास का टिकट भेजा है। ये साल भर में जितनी अपनी फैक्ट्री से नहीं कमा सकता उससे 10 गुनी तो वो तनख्वाह दे रहे। अब वो जा रहा है, उसके लिए थोड़ा सा पाथे, थोड़ा सा नाश्ता फ्लाइट के लिए बना के लाए। मित्र, अब तो तुम नासा वाले हो गए, अमेरिका वाले हो गए, कभी अपने मित्र का भी ध्यान रख लेना, याद रख लेना, भूल तो नहीं जाओगे, ये थोड़ा सा ले जाओ। ये सुपीरियरिटी आ गई है। योगेंद्र देव अपने उस शिष्य को, यदि ये अंतर आप फील नहीं कर पा रहे, आप समझ में आया रूपल बहन मैंने क्यों कहा था कि कुछ उत्तर मत दो, कोई उत्तर मत दो, ये अलग ही चीज। क्या अद्भुत विषय है। अब तुम अपने को परमात्मा की तरह ध्यान कर रहे हो, अब तुम अपने मुनिराज की तरह ध्यान मत करना। हम तुम दोनों एक ही गांव के थे, मैं तुमसे पहले आया बंबई में, पहले मैं करोड़पति बन गया, मैं तुमको वहां से उठा के लाया, अपने यहाँ काम सिखाया, ये किया वो किया, लेकिन जो तुमने एक नया आविष्कार इनोवेशन करके बताया, वो जब नासा वालों को पता चला तो अरे भाई इतनी अकल वाला आदमी तो यहां जरूरी है। उन्होंने क्या सीधे 50 करोड़ का ऑफर दे दिया सालाना, इसकी पूरी फैक्ट्री 5 करोड़ की, और उसे 50 करोड़ सालाना का ऑफर। माथा अब क्या कहा, सखे अब ये सुपर हो गया, हमारी फैक्ट्री में रह के सीखा तुमने, कहां गांव में पड़े थे, वो सब चीजें छूट गई, हम तो फैक्ट्री चलाते रह गए, और तुमने इसमें जो क्रांतिकारी कदम कर दिया, नया इनोवेशन कर दिया, तुम्हें यार नासा बुला रही है, 50 करोड़ का पैकेज दे रही है। मित्र, अब तो तुम अमेरिका वाले हो गए भैया, कभी अपने को याद रखोगे? कोई बात नहीं, भूल जाओ तो, लेकिन वहां ऐसा नाम कमाना, ऐसा नाम कमाना कि सारा नासा तुम्हें याद करे। तुम्हें नासा का एम्प्लॉय नहीं बनना है, नासा का मालिक बन जाना। ये जो भावना है, ये सच्चे मित्र की भावना है, समझ रहे ना? जिसे स्वस्थान में आना जाना है, जिसका कहने को गुणस्थान तो अप्रमत्त संयत है, लेकिन स्वस्थान है, उसकी भूमिका वही है कि वो आपका एम्प्लॉय है। और जो परमात्मा रूप में अपने को ध्यान करने के लिए तैयार है, जो छठवें गुणस्थान में लौटने को तैयार नहीं, बहुत मतलब मन भर रहा है, शब्द बोलने को हिम्मत नहीं हो रही है। उन मुनिराज की भूमिका, एक गुरु अपने चेले को जो पहले नादान कहता था, भोला कहता था, मुग्ध बोला कि नहीं है,
क्या क्या नहीं कहा, वो आज इस भूमिका में पहुंच गया कि गुरु अपने को थोड़ा बौना अनुभव कर रहा है। करो करो, अब तुम हमें आत्मा रूप मत ध्याना, तुम परमात्मा रूप को ध्याओ, अपने को परमात्मा रूप में ध्याओ। हमारा जब होना हो गया मोक्ष तब होगा। ये संवेदनाएं कैसे जगेंगी? कौन बोल रहा है और क्या बोल रहा है? मैंने आपको बताया था सखे शब्द 3 जगह प्रयोग हुआ है और तीनों बार 3 स्टेजेस है। एक बार आप नीचे से हाथ पकड़ के बुला रहे हैं ऊपर तो सखे, एक बार बराबरी से बिठा रहे हैं तो सखे, और तीसरी बार अब उससे ऊपर भेज रहे हैं। एक ज्ञानी गुरु तत्वाभ्यासी आत्मानुभवी मर्मज्ञ जब वो ऐसे बोलता है और उसे ऐसे बोलने का अवसर मिलता है तो उसे दीनता नहीं लगती, हीनता नहीं लगती, वो गर्व का अनुभव करता है कि मैं इसको गांव से लाया, यहां आया, यहां इसने अपने को गांव का नाम, अपने घर का नाम रोशन कर दिया, हमारी मित्रता को अमर कर दिया। ये परिणति है, इसका नाम अमृताशीति। समझ रहे हो आप? जब तक इससे तन्मयता का अनुभव नहीं करोगे तब तक सिर्फ पंडिताई होगी और कुछ नहीं होगा। जुड़ो जरा उससे, कल्पना में ही ठीक है, आप उस गुण स्थान में नहीं, वैसा अनुभव नहीं है, लेकिन एक बार कल्पना में ही सही उसको अपने को जोड़कर, जैसे मैं ही हूं और मेरे साथ ये हो रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? कहने वाले कैसे कह रहे हैं और आपकी स्थिति क्या हो रही है? डिफरेंस समझ रहे हो विजय भाई साहब? जब तक इन संवेदनाओं के स्वरों को नहीं पहचान सकोगे तब तक कुछ नहीं, बस कोरी पंडिताई है और कुछ नहीं, कोरा विकल्प जाल है और कुछ नहीं, 1 इंच आगे नहीं बढ़े। पिक्चर में देख रहे हैं पूरा वर्ल्ड टूर हो रहा है, एक गाने में जरा में स्विट्जरलैंड हो, जरा में स्वीडन, जरा में न्यूजीलैंड, जरा में सब दिखाया जा रहा है, लेकिन किसी से भी तन्मयता नहीं। प्रति क्षण अपनी हैसियत पता है कि भाई साहब हम कौन है, हम तो 10 रुपए का टिकट लेके देखने वाले हैं, हम देख रहे हैं, ये हमें मिली कुछ नहीं। वहां हिमालय के पहाड़ों पे हीरो हीरोइन डांस कर रहे हैं, लेकिन हमें ठंडक बिल्कुल नहीं लग रही, क्योंकि वो हिमालय की हवाएं यहां है ही नहीं, मात्र दृश्य है। दृश्य संवेदनाएं पैदा नहीं करते हैं। जब तक अपने आप को उस वातावरण में आप फील नहीं करोगे, संवेदनाएं नहीं आएंगी। ये ग्रंथ संवेदनाओं का ग्रंथ है, ये दर्शक बन के पिक्चर देखने का ग्रंथ नहीं। पंडित जितने होंगे वो दर्शक बन के व्याख्या करेंगे, लेकिन जो उसके मर्म को समझा, आप समझो, जिस समय अमृताशीति का एक एक छंद, एक एक शब्द, बात कन्नड़ आती नहीं थी, हड़े कन्नड़ और भी कठिन, पढ़ते पढ़ते अटकते थे, कहीं छपा था नहीं। पहले संस्कृत का मूल छंद, फिर कन्नड़ की टीका, एक एक चीज मिला रहे, नकल कर रहे, फिर पूछ रहे उनसे, संस्कृत की डिक्शनरी में देख रहे इसका मतलब क्या होता है, ये शब्द क्या क्या हो सकता। बड़ी मुश्किल से किसी तरह ये ग्रंथ बन रहा था, और जब तक इस छंद तक आए और 26 छंद लिखे गए, तो मैंने पहले से 26 छंद तक पढ़ा। उस दिन वो पंडित जी नहीं आए थे जो आगे का काम कर रहे थे। मैंने कहा चलो पिछला ही पढ़े, कहीं कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो तो ठीक करें। रूपल बहन, वो कॉपी आज भी मेरे पास है जो सन 84 में, 83-84 में, 84-85 में
वहां मूलबिदरी जाके और जितने ग्रंथों पे वहां से ताड़पत्री से काम किया था, अपने हाथ से लिखे थे, वो कॉपी आज भी मेरे पास है। स्याही कैसी हो गई हो, कागज कैसी हो गया हो, लेकिन वो संवेदना है। उस दिन मैं ये समझ रहा था, पूरे दिन भयंकर बाहर बारिश हो रही, पंडित देव कुमार जी आए ही नहीं, उनने मना करवा दिया नहीं आएंगे, हमें कहीं जाना नहीं, मूसलाधार। दिल्ली इंडिया में चेरापूंजी के बाद सबसे ज्यादा बारिश होती थी मूलबिदरी में, 18 दिन बारिश नहीं रुकती थी, ऐसी बारिश, बस कम होगी तेज होगी, बंद होने का नाम नहीं, समझे। उधर मूसलाधार बारिश हो रही, कहीं जाना नहीं, मटके भोजनालय में थोड़ा सा जैसा मिलता था खाप के आ गए, करें क्या। तो इनको पढ़ना शुरू किया, अर्थ समझना शुरू किया, भावों से जुड़ना शुरू किया। जुड़ते जुड़ते जब यहां तक पहुंचा तो इतना हर्ष था मन में, इतना हर्ष था कि समाधि शब्द का आज तक नाम सुना था, और आचार्य कह रहे हैं कि तुम ऐसा करोगे तो तुम समाधि के सुख को वास्तव में जान जाओ। तब छपक श्रेणी जैसे लेवल पे नहीं पहुंच पाया था, समझने की लेवल पे। तब तो समाधि माने सिर्फ आत्मानुभव इतनी समझ रहा था, लेकिन उस समय भी एक मन में इतना संतोष था, इतना हर्ष था कि ऐसे आचार्य के द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ, ये मेरी रिसर्च का टॉपिक है, इस पे मैं खोज कर रहा हूं, इस पे मुझे पीएचडी मिलेगी, समझ गए। और पीएचडी बाद में मिली, ये अमृता शीति पहले छप गई। आप बिलीव नहीं करेंगे, योगेंद्र देव पर पीएचडी है मेरी, और पीएचडी 94 में अवार्ड हुई, वही 1990 में प्रकाशित हुई। इसमें इतनी तन्मयता थी, हमने कहा वो पीएचडी वाले जाने, पहले ये ग्रंथ तो सबके बीच में आना चाहिए। और जब बाबू युगल जी कहते मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन परमात्म प्रकाश योगसार वाले योगेंद्र देव का है, तो बिना पढ़े मैं कह रहा हूं कि ये तो अद्भुत खजाना मिला है, ये खोज के लाया है। उन्होंने जिस भाव विभोर होकर लोकार्पण किया, वहां पूरे सारे ग्रंथ मिलके, जितने भी वहां प्रकाशन का स्टॉल लगा था, सारी पुस्तकें मिलके जितनी बुक नहीं बिकी, 1350 बुक 1 घंटे में बिक गई। ले गए लोग, संभाल संभाल के ले गए। बाबूजी ने इतनी प्रशंसा की, तब भी वो, उसके बाद में बाबूजी के पास बैठा, मैं बताया, इतने प्रमुदित हुए, आप बिलीव नहीं करोगे। 1-2 जयपुर में यूनिवर्सिटी के मेरे साथी थे, वो उस प्रोग्राम में आए थे देखने कि भाई सुदीप की बुक लोकार्पण हो रही, लेकिन जितने हजारों की भीड़, ऐसे ऐसे लोग, बड़े बड़े विद्वान, और उसमें बाबूजी ने जो शब्द बोले, वो हमारे मित्र कहते 1 प्रति दे दो। मैंने कहा मेरे पास एक भी नहीं है, उन्हीं के पास है जो बेच रहे। उदय प्रमुख उन्होंने छपाया था, मेरे पास हाथ में कुछ नहीं था, मैं तो अपनी प्रति लिए था। तो वो सब लोग वहां जा जाके ले रहे, नॉन जैन थे वो, कहते ऐसा ग्रंथ प्रकाशित किया। तो ये जब तक संवेदनाएं नहीं लोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या पढ़ रहे हो। समय आज हो गया है, कल इस छंद को पूरा कर पाऊंगा, आज भी नहीं कर पाया, उसके लिए क्षमा चाहे।